सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का आईपीओ आज से लाइव हो गया है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, चाहे आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ से रिलेटेड सारे डिटेल्स को कवर करेंगे ताकि आप ये डिसीजन ले पाए कि अप्लाई करना है इस आईपीओ में या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस डिसीजन को लेने के लिए हम किन किन पैरामीटर्स का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, और जो भी पैसा मार्केट से कंपनी उठा रही है उसका किस तरीके से यूज करने वाली है। क्या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, अपने डेट को क्लियर करेगी, या फिर किसी और तरीके से उसका यूज करेगी। इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कितनी अर्निंग्स कर रही है कंपनी, और क्या है स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है इस कंपनी का इस सेक्टर में। और लास्ट में हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स करती क्या है। तो इस कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी, तो कंपनी 19 साल पुरानी है। और कंपनी बेसिकली टेस्ट करती है पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में। तो जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है ये पैथोलॉजी में आ जाता है, और एक्सरे, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन होता है ये रेडियोलॉजी में आ जाता है। तो इस तरीके के टेस्ट करती है कंपनी। और इस कंपनी का बिजनेस 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, जो कि है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और मेघालय में। कंपनी जहां जहां भी काम करती है वहां पे जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 1.26% का है। और कंपनी के पूरे रेवेन्यू का 95% वेस्ट बंगाल से आता है। तो टेस्ट के अलावा कंपनी का एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और वो है कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्टर का कंसल्टेशन देती है और उससे भी पैसा कमाती है। अभी हमने ये देखा कि सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स पैसा कैसे कमाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर कितना पैसा कमाती है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। हमारे पास लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल डेटा है, तो आइए उसे एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि कंपनी कर कैसा रही है। 31 मार्च 2022 तक जो कंपनी का नेट एसेट है वो करीब करीब 276 करोड़ के आसपास है, और ये एक साल बाद यानी कि 31 मार्च 2023 को बढ़ के 281 करोड़ का हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट एटलीस्ट एसेट्स बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अब अगर हम 2023 से लेकर 2024 का बात करें तो यहाँ पे नेट एसेट 281 से लेकर 300 करोड़ पहुंच जा रहा है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का देखें तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर का ही है, यानी कि 3 महीने का डेटा है, और बाकी जो 3 कॉलम्स है वो एक एक साल का डेटा दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ये जो नेट एसेट है वो बढ़ के 314.2 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो अगर नेट एसेट की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ तो हमें दिख रहा है, बट जो ग्रोथ का रेट है वो थोड़ा स्लो है। अब आइए इस कंपनी के रेवेन्यू को हम देख लेते हैं। तो 31 मार्च 2022 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसमें रेवेन्यू 225.77 करोड़ रुपीज है। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में ये जो रेवेन्यू है वो बढ़ के 193 करोड़ रुपीज पे पहुंच जा रहा है। और यहाँ पे रेवेन्यू में हमें गिरावट दिख रही है, बट इसका रीजन ये है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था जो 2022 में खत्म हुआ था वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से, और उस टाइम में आपको याद होगा कि कोविड चल रहा था। तो कोविड के कारण उस समय टेस्ट ज्यादा हो रहे थे, और उस कारण कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया था। तो इसी कारण से अगले फाइनेंशियल ईयर में ये जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये रेवेन्यू वापस से रिकवर हुआ है और 222 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और अगर करंट ईयर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में हमें अराउंड 62 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अराउंड 250 करोड़ का रेवेन्यू हमें इस साल देखने के लिए मिल सकता है। तो इस डेटा से हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है कि लास्ट 2 साल से रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है या फिर बहुत ज्यादा नहीं है। एक मॉडरेट अमाउंट से जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ हो रहा है। और वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को देखते हैं तो सारा खर्चा निकालने के बाद कंपनी घर कितना लेके जा रही है। तो 31 मार्च 2022 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसमें कंपनी ने करीब करीब 21 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और वो प्रॉफिट घट के 6 करोड़ का हो जाता है अगले साल, और वहां से प्रॉफिट वापस बढ़ना चालू होता है। और अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां पे जो कंपनी ने प्रॉफिट किया वो किया 23.13 करोड़ रुपीस का। और जो इस साल का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है तो एक क्वार्टर में करीब करीब 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया कंपनी ने। तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि करीब करीब 32-35 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी इस साल कर सकती है। अब आइए हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम आरओई का बात करें यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो 14% के आसपास है। तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है। और अगर हम आरओसीई की बात करते हैं यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 21.5% के आसपास है, हम इसे थोड़ा अच्छा ही कंसीडर कर सकते हैं। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 है, यानी कि कंपनी के पास बहुत ही कम कर्जा है, और जितने एसेट्स हैं और जितनी प्रॉफिट है उससे आराम से कंपनी अपना कर्जा चाहे तो चुका सकती है। तो आइए अब हम इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं।
तो जो आईपीओ का डेट है वो 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक है, तो इस बीच आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपए का है और जो प्राइस बैंड रखा गया है कंपनी के द्वारा वो 420 से लेकर 441 रुपए का रखा गया है। तो इस आईपीओ का लॉट साइज 34 है, तो आपको कम से कम 34 शेयर खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको 14,994 रुपए का पड़ेगा। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू करीब करीब 846 करोड़ रुपए उठा रही है और ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जितना ही पैसा मार्केट से उठा रही है इस आईपीओ के थ्रू, उसमें से एक भी पैसा कंपनी के ग्रोथ में नहीं जाएगा। तो ये सारा का सारा पैसा उन इन्वेस्टर के पास जाएगा जो ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इस आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो कंपनी के ग्रोथ में या फिर कंपनी के एक्सपेंशन में एक भी पैसा नहीं जाने वाला है आपका। जो भी पैसा जाएगा वो इन्वेस्टर के पास जाएगा। और अगर हम ये बात करें कि आप कितना लॉट बाई कर सकते हैं, तो मिनिमम आपको 1 लॉट बाई करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट 14,994 रुपए होता है। और एक रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकता है, यानी कि 442 शेयर्स को बाई कर सकता है, जिसका अमाउंट करीब करीब 1,94,922 रुपए होता है। और अगर हम ये देखें कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन दिया गया है, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 50% का, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 35% का, और जो एचएनआईज हैं उनको 15% का रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी अपने पीयर्स के कंपेरिजन में, यानी कि उनके जो कंपिटिटर्स हैं उनके कंपेरिजन में कैसा कर रही है और जो वैल्यूएशन हमें दे रही है वो सस्ता है या फिर महंगा है। तो अगर हम पी रेशियो की बात करें तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का जो पी है वो 99 का है, और इसके जो कंपिटिटर्स हैं उनका जो पी रेशियो है वो हमें 65 से लेकर 89 के बीच का देखने के लिए मिल रहा है। और इसका जो लार्जेस्ट कंपटीटर है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, उसका जो पी है वो 77 का है। तो पी के हिसाब से ये कंपनी महंगी है अभी। और वहीं अगर हम इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 13 के अराउंड है। और अगर हम इसके कंपटीटर्स की बात करें तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स का यहाँ पे 0.07 दिया हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है। इसका असली वैल्यू 13 के करीब ही है, और बाकी जो कंपटीटर्स हैं इसके उनका 859 के आसपास है। तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो ये कंपनी का वैल्यूएशन काफी महंगा नजर आता है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि कंपनी में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसके वीकनेस को देख लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 95% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से आता है। तो किसी भी कारण से अगर वेस्ट बंगाल में इस कंपनी के ऑपरेशन में दिक्कत होती है तो कंपनी के 95% से भी ज्यादा रेवेन्यू पे इंपैक्ट आ सकता है। ये जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है वो काफी कॉम्पिटिटिव है, और यहाँ पे कंपनी अगले कुछ सालों में कहाँ खड़ी होगी ये हमें पता नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो मेजर ऑपरेशन है वो 4 स्टेट्स में ही है, और उसमें से भी 95% एक स्टेट में ही है। तो ये भी कंपनी के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब ये जो इंडस्ट्री है जहां हमारा ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, इसमें गवर्नमेंट की काफी रेगुलेशंस होती है, और किसी वजह से अगर इन रेगुलेशंस का पालन नहीं होता है तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, और इसमें भी कंपनी के ऑपरेशन पे दिक्कत आ सकती है। तो ये तो था कंपनी के वीकनेस के बारे में। अब हम ये देख लेते हैं कंपनी कहाँ कहाँ अच्छा कर रही है, क्या कंपनी के स्ट्रेंथ है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक है वो काफी अच्छा है, यानी कि काफी लंबे टाइम से कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट कर रही है, और साथ में कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ही कम है, जो कि ना के बराबर ही है। कंपनी काफी सारी सर्विसेज में एक साथ इन्वॉल्व है, जैसे कि रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिकल कंसल्टेशन। तो इससे ये है कि कंपनी किसी भी एक सर्विस पे फुली डिपेंडेंट नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जहां पे हम ये देखते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट में इसका कुछ खास डिमांड नजर नहीं आ रहा है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गेन आ जाए इसके चांसेस कम ही लगते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और साथ साथ डेट भी ज्यादा नहीं है कंपनी पे, तो ये एक आईपीओ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट जो कंपनी के वैल्यूएशंस है, ये आईपीओ जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है वो बहुत ही महंगा है, और इसके जो कंपटीशन है पहले से ही मार्केट में, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गया जो कि काफी एस्टैब्लिश्ड है, तो उससे भी हाई वैल्यूएशन इसका नजर आ रहा है, जो कि इस आईपीओ का एक निगेटिव पॉइंट लग रहा है। कंपनी का सेक्टर अच्छा है और इस सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड भी है, बट कंपनी अपने कंपटीशन को आउट परफॉर्म करके अपने इस हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगी, अभी ये कह पाना मुश्किल लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको इस कंपनी और इस आईपीओ के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।